नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम ना पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, परीक्षा वाणी जो बुक आती है उससे। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि यार पॉलिटी समझ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ पे सबको सब मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं संविधान की उद्देशिका, जो कि प्रस्तावना नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेषताएँ संविधान की। उसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता। तो आज हम जो उद्देशिका है उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपने कभी बहुत जगह सोचा होगा कि इस तरीके से एक कोई भी एक्ट होता है या कोई भी बुक होती है, उस बुक्स के अंदर क्या होता है, जैसे उस बुक के बारे में हमें पता तो रहता नहीं है वो बुक कैसी होगी। तो हमें उस बुक के बारे में समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस बुक का फ्रंट पेज खोलते हैं। उस फ्रंट पेज के अंदर उस बुक के बारे में लिखा रहता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो मूलभूत बातें हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर जानने को मिलेंगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में। तुम बताते हैं, सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। जैसे इन्होंने बताया है कि जो प्रत्येक अधिनियम होता है उसका आरंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके आदर्शों और उसकी आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माता को विचार को जानने की कुंजी थी। जिस तरीके से जो भारतीय हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने मतलब क्या चाहते थे कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो अगर वो सारा संविधान के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाहते थे वो लोग। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का उद्देश्य था कि वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करें। जैसे प्रश्न का जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। भारतीय संविधान का उद्देशिका, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका थी उसका स्रोत क्या था। उसका स्रोत जानने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने संविधान सभा में एक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान है, ठीक है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने यूएसए से ग्रहण किया गया है, ठीक है। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो क्या 42 जो संविधान संशोधन था उसके अंदर हमने 3 शब्दों को जोड़ा, ठीक है। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? पहला शब्द था अपना समाजवादी, ठीक है। दूसरा शब्द था अपना पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी आप उसे कहते हैं, ठीक है। और तीसरा शब्द जो था हमारा वो था अखंडता। अब आप कहोगे कि हमारे संविधान में ऑलरेडी एकता शब्द जुड़ा हुआ था, तो हमें अखंडता क्यों जोड़ने की बात आई? तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं प्रस्तावना में। आपको बताता हूँ कि प्रस्तावना किस तरीके से लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रतात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी कि जो भी हमारा संविधान है उस संविधान के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है? हम भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चनों में यूपी पीसीएस में या फिर यूपीएससी में या बहुत जगह पे एसएससी वगैरह में ये पूछा जाता है कि जिसका क्रम पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो हमें इसको क्रमवार याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंसान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम अपने आप में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम सोचते हैं ना कि लोगों का भला करेंगे, तो फिर हमने समाजवादी जोड़ दिया कि हाँ भाई लोगों का भला होना चाहिए। फिर पंथनिरपेक्ष, हम लोगों का भला करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि भैया किस धर्म का है, किस जात का है, नहीं, हम उसका सिर्फ भला करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है पंथनिरपेक्ष। उसके बाद आता था लोकतंत्रात्मक, तो हम अकेले तो करते करते थक जाएंगे, तो फिर हम क्या और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए लोकतंत्रात्मक, ऐसे याद रख लो। उसके बाद में भाई साहब जो हम किसी को अपना हेड बनाएंगे भला करने के लिए, तो उसमें ये नहीं कि हम गणराज्य यानी कि सब लोगों के द्वारा चुना हुआ, ये नहीं कि किसी को बना दिया तो मेरा बेटा बन गया, कोई बन गया, नहीं भैया, बनेगा गणराज्य ही। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस ट्रिक से आप याद करके रह सकते हैं। उसके बाद में भाई साहब जो हमारे समस्त नागरिक हैं उनको न्याय दिलाना है। उनको न्याय कैसे दिलाना है? सबसे पहले सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय कि भाई साहब सभी को समाज में समान दर्जा मिलेगा, ये नहीं कि किसी भी रीज़न से आप किसी के साथ में भेदभाव कर रहे हो समाज में, नहीं भाई। और दूसरा
आर्थिक यानी कि जो भी है, कोई पैसा देख के, अमीर को देख के उसको ज़्यादा अपन इज़्ज़त दे रहे हैं, या कोई गरीब है बेचारे उसको ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, यानी कि सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए। यानी कि जैसे कोई बच्चा अगर कोई बिज़नेस खोलने जा रहा है गरीब को, तो उसके बिज़नेस को आप अपन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा ना देके उसके जो अमीर लोग हैं उनके स्टार्टअप्स को ज़्यादा बढ़ावा दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको समान लाइसेंसिंग मिलनी चाहिए। उसी तरीके से राजनीतिक न्याय में देखा जाए तो हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, ये हमें देखना ही नहीं है। मेन हमारा एम ये होना चाहिए कि भैया सभी को वोट देने का अधिकार मिले और सभी को राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब स्वतंत्रता की बात की गई है, और स्वतंत्रता में किस चीज़ की? विचार। भाई किसी को कोई भी विचार आ सकता है। कल को ये कहे कि यार तेरे को विचार कैसे आ गया? नहीं भैया, विचारों को थोपना नहीं है, उसको विचार आया तो उसकी विचार की इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद अभिव्यक्ति, यानी कोई अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है और उसमें दो झापड़ देके बोल दे नहीं नहीं तू नहीं बोलेगा मैं ही बोलूँगा, नहीं भैया, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास, धर्म और उपासना, सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल के लोगों में देखने को मिलती है, विश्वास की कमी। तो हमारा संविधान खुद कहता है भैया विश्वास, विश्वास तो विश्वास जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में आते हैं समानता पे। समानता में हम आ जाते हैं, समता या समानता आप समझ जाइए एक ही चीज़ है दोनों। किसकी? प्रतिष्ठा की, यानी कि सभी को समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। कल को आप एक बस में बैठ के जा रहे हो और वहाँ किसी गरीब को देख रहे हो और अमीर को देख रहे हो, बेचारे गरीब की कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हो। कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, उसी वाली सही चीज़ है कि सबको समान प्रतिष्ठा देनी है और समान अवसर देने हैं सभी को। उसके बाद में हम भैया सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। अब तुम कहोगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में क्या डिफरेंस है, तो आओ हम तुम्हें यहाँ पे समझाते हैं। ये राष्ट्र है और ये राष्ट्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं बहुत सारे, देखो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे जो लोग रह रहे हैं इनमें एकता कब आएगी? जब ये आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे, ठीक है। अब कल को ये पता चले कि यार पड़ोसी पड़ोसी को देख के चल रहा है, वो धर्म उस धर्म को ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान एक रूप से रहना है। तो जब ये चीज़ अगर के देश में आती है तो इसका मतलब है कि देश जो है वो एकता से बंधा हुआ है, ठीक है। वहीं पे आप अखंडता आ जाओ, तो अखंडता का मतलब ये होता है कि उस देश के अंदर जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से उस देश के लिए जान लगा दें। ये नहीं कि कल को कोई बाहर का आक्रमण आ रहा है और सब अलग अलग हो जा रहे हैं, नहीं भैया, उसकी देश की जो बाउंड्री है उन सभी को, सीमांकनों को अच्छे से हमें अक्षुण्ण रखना है, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब दृढ़ संकल्प होकर संविधान की डेट दे दी गई है कि 26 नवंबर 1949 को ये हमने मतलब लागू कर दिया। अब आ जाते हैं भाई साहब, सबसे बड़ा टॉपिक है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो सबसे बड़ा केस थी, कल को एक बात आई इंड्रू बेरीबारी के अंदर ये पूछा गया कि भाई साहब एक इंसान ने आके कि जिस तरीके से संविधान, पूरा संविधान बना हुआ है, उस संविधान की तरह क्या संविधान में प्रस्तावना उस संविधान का अंग है? तो इंड्रू बेरीबारी केस आया 1960, इसको याद रखना, बेर खाते खाते एक आदमी आ गया था केस लड़ने, तो इंड्रू बेरीबारी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान की प्रेरणा का स्रोत भले ही है किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। यहाँ पे इस केस में क्या बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बेर खाने में व्यस्त था, तो बेर खाने में व्यस्त है तो इसके कारण से संविधान का भाग नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो आप। इसके न कहने पर मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि इसके न रहने पर मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशयों को समझने में सहायक हो सकती है, बस उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब आया भाई साहब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस। उसके अंदर जो हमारे उच्चतम न्यायालय है उन्होंने ये केस को पलटा और निर्णय को, पिछले निर्णय को, अपने जो ये अपना आप देख रहे हो इंड्रू बेरीबारी, इस निर्णय को पलटते हुए उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान उसी संविधान का भी वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, जो जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज जो एग्जिस्ट करती हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं, उसी तरीके से उद्देशिका है उसकी भी वही वैल्यूज़ है। उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि अगर जिस तरीके से आप संविधान को निर्वचन कर रहे हो, यानी संविधान के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए उद्देशिका एक अपने आप में बहुत महत्व रखती है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीन्स कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, कल को कोई उद्देशिका में लिखा हुआ है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। कल को अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो आप इस बेसिस में नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है आप हमें दो, नहीं भाई नहीं, आपको ये न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ, जस्टिस रामास्वामी ने एक इसके चीज़ पे उन्होंने बताया कि सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप और सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसके मौलिक संरचना में शामिल है, ठीक है। ये जस्टिस रामास्वामी ने कहा। अब एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? गोलकनाथ बनाम राज्य, ठीक है।
बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो गोलकनाथ जी में क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि संविधान उद्देशिका जो है, संविधान की उद्देशिका, ये उसकी मूल आत्मा है संविधान की। तो ये किसने कहा था, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। ठीक है, यद्यपि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पुनश्च के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा प्रदान की। वहीं सुभाष कश्यप जी ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका इसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये याद रखना, सुभाष कश्यप जी ने कही थी। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ अधोलिखित है। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ने जाएंगे कि जैसे जो उद्देशिका है उसमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का मतलब क्या है। हम भारत के लोग से वो उद्देशिका स्टार्ट होती है, इसका मतलब होता है कि उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग उसी शब्द से हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का जो मूल उस होता है, यानी जो संविधान को शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है, भारत की जनता से। किससे, भारत की जनता से। ठीक है, ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों के समरूप है। जिस तरीके से जो जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र के संघ का जो चार्टर है उसमें यही लिखा हुआ है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। उसी तरीके से हमारी भी उद्देश्य है, उसमें हम भारत के लोगों को यूज़ किया गया। उसके बाद सेकंड शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो संविधान निर्माता थे वो किसी के अधीन नहीं थे, वो अपने प्रभुत्व रह के, अकेले रह के और इस संविधान के निर्माण को करने में लगे हुए थे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारा देश है वो किसी भी तरीके से किसी के कहने पे नहीं चलेगा, हम खुद अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है। कोई विदेशी शक्ति या कोई भी ऐसे इंसान जो हमारी निर्णय लेने के फैसले को प्रभावित नहीं करता है, तो हम अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। उसी तरीके से अब आ जाती समाजवादी 42 संविधान संशोधन 1976 के अंदर समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अब समाजवादी क्यों जोड़ा गया कि उस समय पे जो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग थे वो मतलब निम्न आय पे अपना गुजारा कर रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो सरकार थी उस समय पे, जो सरकार थी उसने ये एम किया कि हम जो जिस तरीके से रूस का समाजवादी मॉडल था, बिल्कुल उसकी तरीके से तो नहीं, पर उसकी कुछ चीज़ों को अपने संविधान के अंदर प्रेरणा लेते हुए और हमने लोगों के भला करने के बारे में सोचा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही रहेगी। तो ये संविधान में समाजवादी शब्द 1942 संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि नेहरू की अवधारणा से प्रेरित है। अब आप ये सोचेंगे कि तो जो भारत का समाजवाद है उसमें ये फ़र्क है कि हम यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनका भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं और जो गरीब लोग हैं उनका भी भला करते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों पे रियायतें दी जाती हैं कि उनको हाँ भाई ज़मीन देने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनको ज़मीन दी जाती है ताकि वो अच्छे से बिजनेस कर सकें, ग्रो कर सकें। और जो टैक्स होगा कलेक्शन, उससे सरकार जो कलेक्ट करेगी टैक्स को, उनको गरीबों में बाँट के और गरीबों के साथ भी एक उचित न्याय कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यही है, तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपने उसमें अपनाया है। ठीक है, उसके बाद में भारत जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भारत के संविधान है उसके आर्थिक न्याय भाग 4 39 आर्टिकल 39 39 भी 39 से ये कहता है कि जो भी हमारे जो भारत के संसाधन हैं उन संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, मतलब किसी एक इंसान के पास वो संसाधन ना रहे, हर किसी के पास में संसाधनों को विकेंद्रीकरण हो सके। तो ये 39 भी 39 सी जो है ये आर्टिकल यही कहते हैं। इस अनुच्छेद में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक साधनों और यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा और धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मोटा मोटा मतलब आप ये समझिए कि ये 42 संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। इसके अंदर ये है कि हमारे जो भारत है इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी कि हमारे भारत के अंदर सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दी जाएगी, सभी धर्मों के लिए समान जो भी चीज़ें हैं वो सब समान की जाएंगी, किसी भी धर्म विशेष के आधार पर हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके आ जाओ लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपने अब्राहम लिंकन का एक बहुत बड़ा कोटेशन तो सुना ही होगा, लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। तो यही चीज़ मैं समझिए कि हमारे यहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि जो है वो शासन को शासित करते हैं। तो मेन यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि भारत में जनता ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं और इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। अब आ जाओ गणराज्य। गणराज्य यानी भारत एक गणराज्य है जिसका तात्पर्य भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, यानी कि जिस तरीके से हमारा जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो निर्वाचित होते हैं। जिस तरीके से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, उनकी रानी होती है, उनकी क्वीन होती है। तो उस तरीके से भारत के अंदर ये सिस्टम नहीं था, हमने गणराज्य होने का फैसला किया। तो जो हमारा जो यानी कि जो हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो
कोई भी हो सकता है, यानी कि वो निर्वाचित होगा। ऐसे नहीं है कि वंशानुगत चलेगा कि राजा का बेटा राजा, नहीं, उसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। और सबसे अच्छी बात, गणराज्य का सबसे बड़ा तात्पर्य ये होता है कि कोई भी इंसान उसको चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए भाई कुछ फिक्स हो कि आप ही चुनाव चलेंगे। हाँ, बहुत सारी कुछ योग्यता वगैरह हैं जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, परंतु ये जो वो योग्यताओं को पूरा करता है उसके आधार पर कोई भी सभी को मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का छूट है, ठीक है। तो अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी नागरिक को किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखो, इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राष्ट्रतंत्र अपनाया गया है, न कि गणतंत्र को। ये बात सबसे भयंकर है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलोकित न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का संकल्प दिया गया। अब आ जाओ न्याय पे। न्याय मतलब 3 प्रकार की न्याय। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। रट लो, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है हर स्टेट पीसीएस से लेकर हर चीज़ में। कौन सी न्याय, संविधान में कौन सी न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। जो कि इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से हमने लिया गया है। स्वतंत्रता की बात की जाती है तो इसमें 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, इनको इसी क्रम में याद रखना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर आ जाओ आप समानता पे। समानता में कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप, प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों को ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। अखंडता शब्द 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। साथ ही उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि दी गई है, जो कि है 26 नवंबर 1949। इस दिन हम 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 26 नवंबर विधि दिवस मनाया जाता है। अब तुम कहोगे कि हमारे जो यहाँ पे हम सुनते आए हैं कि जो 26 जनवरी है वो संविधान उस दिन लागू हुआ था। नहीं, 26 दिसंबर को 26 जनवरी को जो है संविधान वो पूरी तरीके से लागू हो गया था, पर आंशिक रूप से याद रखना 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारा संविधान लागू हो गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जिन उद्देश्यों और आदर्शों के अंतर्निष्ट किया गया है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमारे संविधान निर्माता ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं मेंस वगैरह में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ओके। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना इसका अभिन्न अंग है। यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्य में उल्लेख है। इसका उपयोग संविधान में अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है और न ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराई जा सकती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई साहब आप कहीं जाके न्यायालय में ये जाके पूछ नहीं सकते कि हमारे भाई साहब इस उद्देशिका में ये लिखा हुआ है तो आप इसको फॉलो करवाइए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसका संशोधन किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि किस केस में ये कहा गया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु उस भाग को संशोधित नहीं किया जाता संविधान का आधारभूत ढांचा। ये भी मुझे बताइए कि किस में कहा था कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आज हम यहीं पे अपने विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और जिसको भी अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।